ये मूवी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की है जिसका बिजनेस लंदन में बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। इसके बावजूद वो आदमी अपने लंदन के बिजनेस को शट डाउन करके इंडिया में सेटअप करना चाहता है, जिससे कि हजारों लोगों को जॉब मिल सके। लेकिन इसके बाद क्या होगा हम इस मूवी में देखेंगे। उस आदमी का नाम है विश्वनाथ रामचंद्र और उसका निकनेम है गोडसे। मूवी की शुरुआत में एक घर में डकैती होने की खबर पुलिस को मिलती है। वहां एसपी इस सिचुएशन को लीड करते हैं, लेकिन बाद में वहां पर पुलिस की नेगोशिएशन टीम की एएसपी वैशाली को भेजा जाता है, जिससे एसपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एसपी वैशाली को सिचुएशन क्रिटिकल बोल के मना करते हैं, लेकिन वैशाली अपने सीनियर एसपी से सिर्फ 30 मिनट का वक्त मांगती है और बोलती है मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। वहां वो सिचुएशन को बहुत हद तक हैंडल कर ली होती है, जिसके बावजूद एसपी अपने टीम को अंदर भेज देती है और टारगेट को शूट करने का ऑर्डर दे देती है, जिससे कि सिचुएशन और भी खराब हो जाता है। वहां की हॉस्टेस सिर्फ एक प्रेग्नेंट महिला होती है जो कि बहुत घबराई हुई थी। चोर पुलिस को देख घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। एक चोर महिला के गले पे चाकू से वार कर देता है और जिसे बाद में पुलिस मार देती है। दोनों ही चोर पुलिस की गोली से मारा जाता है, जिससे एएसपी वैशाली बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि हमारे एक गलती की वजह से एक महिला की जान चली गई थी। दूसरे दिन वो एसपी को अपना रेजिग्नेशन दे देती है, जिससे एसपी मना कर देता है और उसे इस बारे में सोचने को बोलता है। 2 मंथ के बाद कुछ वीआईपी का किडनैपिंग होता है, जिसमें मिनिस्टर के कुछ खास और एमपीज भी होते हैं। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट को एक अननोन कॉल आता है और वो अपने आप को गोडसे बताता है और सभी किडनैप वीआईपी को कैमरे के सामने लाकर रख देता है और डिमांड करता है कि बातचीत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की एक ही ऑफिसर को चुनता है, जो कि है एएसपी वैशाली, क्योंकि उस पुलिस डिपार्टमेंट पे एक ही ईमानदार ऑफिसर थी। फिर वो बात करने के लिए इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को बुलाने को बोलता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में, जिससे गोडसे केशव राय के बारे में पूछता है। जिसे मिनिस्टर पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन गोडसे के धमकाने के बाद फिर वो मान जाता है। और बोलता है कि वो यानी केशव राय 16 कंपनी का सीईओ है और वो कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी सिर्फ ऑन पेपर है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, यानी शेल कंपनी जिसके तार सीएम तक जुड़े हुए हैं। उसके बाद एएसपी वैशाली ये पूछती है, इस नेगोशिएशन के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना है?
जिसके बाद कोर्ट से बोलता है इसके लिए तुम्हें MP अजय सारथी को बुलाना होगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। MP अजय सारथी जो कि CM का राइट हैंड था, उसे वहां बुलाया जाता है। तब गॉडसे ASP वैशाली से पूछता है आज से लगभग 2 महीने पहले वो एक हॉस्टेस केस हैंडल कर रही थी, जिसमें एक महिला शालिनी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी मौत हो जाती है। वो एक रॉबरी केस नहीं था, बल्कि पूरा प्लान किया गया था। मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने का, और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ये MP अजय सारथी है। उस केस में दोनों ही चोर पुलिस के हाथों मारा जाता है, लेकिन वो झूठ है, क्योंकि उसमें से एक मेरे पास है, वो भी यहाँ, जिसने मेरी वाइफ शालिनी के गले पे चाकू से वार किया था। ये सब कुछ ये MP के कहने पे हुआ था, जो इस बात को नहीं मानता है और वहां से उठकर चला जाता है। जिसके बाद ASP वैशाली गोडसे से पूछती है एक्चुअल में क्या हुआ था, मुझे पूरी बात बताओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें निजाम न्यूज मीडिया हेड पुण्यमूर्ति, रिटायर्ड चीफ जस्टिस अनंत कृष्णन, चीफ इलेक्शन कमीशन लक्ष्मी नारायण को यहाँ लाना होगा। उधर इंडियन पुलिस की टीम उस आइलैंड पे पहुंच जाती है जहां से गोडसे ऑपरेट कर रहा होता है। जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन और रिटायर्ड चीफ जस्टिस वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा बिजनेस यहाँ चल नहीं पाया और जिसके कारण तुम कर्ज में डूबे हुए हो। जिससे कि गोडसे बोलता है मुझे पता था ये लोग आपसे यही बोलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं आया हूँ। मेरा बिजनेस लंदन में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं वहाँ शट डाउन करके इंडिया इसीलिए आया ताकि मैं यहाँ के हजारों लोगों को जॉब दे सकूं। मुझे अगर पैसा कमाना रहता तो मैं लंदन छोड़ के इंडिया कभी नहीं आता। मैंने अपनों के लिए सोचा, अपने दोस्तों के लिए सोचा, अपने देशवासियों के लिए सोचा, लेकिन यहाँ का करप्ट सिस्टम, करप्ट मिनिस्टर हमारे नौजवानों को जॉब देना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जो कि हाईली एजुकेटेड है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको सही जॉब नहीं मिल पा रही है। इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं, बस यहाँ का करप्ट सिस्टम है। ये लोग चाहते ही नहीं कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिल सके, हमारे नौजवानों को नौकरी मिल पाए। ये लोग सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। वहाँ लंदन में एक वर्ल्ड बिजनेस समिट में एज ए चीफ गेस्ट मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं वहाँ गया जहाँ की इंडिया से भी कुछ पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर वहाँ पहुँचे हुए थे। उस वर्ल्ड बिजनेस समिट के बाद उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वे लोग मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनविटेशन दिए, लेकिन उस वक्त तक मैंने अपना माइंड चेंज नहीं किया था कि मैं लंदन में बिजनेस शट डाउन करके इंडिया में शिफ्ट होऊंगा। उस वर्ल्ड बिजनेस समिट के बाद मैं अपने हाई स्कूल रीयूनियन के लिए अपने दोस्तों को सरप्राइज देने अपने गांव गया था। मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपने गांव गया। वहां मुझे बहुत अपनापन लगा। सभी दोस्तों से मुलाकात हुई
वहाँ डांस किया, मस्ती किया। लेकिन कुछ समय बाद मेरे कुछ दोस्त एक लाश के साथ वहाँ पहुँचे, जो कि वो लाश कोई और नहीं बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे क्लोज फ्रेंड राजा राम का था। मेरे पूछने पर दोस्तों से ये पता चला कि राजा राम शहर में रहता था। उनके कुछ दोस्त गांव से कुछ सामान लाने शहर जा रहे थे, जिससे कि राजा राम की माँ ने उन लोगों से ये कहा कि मेरे बेटे से कुछ पैसे मांग कर ले आना। वे लोग शहर गए, दोस्तों के साथ इकट्ठा हुए, खाना पीना भी साथ ही हुआ। फिर राजा राम से उसकी माँ के बारे में बताया गया। राजा राम थोड़ा घबरा सा गया था और वो ये बोलकर वहाँ से निकल गया कि मैं शाम तक आता हूँ, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन शाम हो गई, राजा राम तो नहीं आया। लेकिन एक कॉल आता है जिसमें ये बोला जाता है कि राजा राम ने आत्महत्या कर लिया, जिससे इसके दोस्त घबरा जाते हैं और दौड़कर स्पॉट पर पहुंचते हैं। लेकिन राजा राम की तब तक मृत्यु हो जाती है। वहां पूछने में पता चलता है कि राजा राम घर पैसे भेजने के लिए घरों में पेंटिंग का काम शुरू किया था, लेकिन ठेकेदार से पैसे मांगने पर उसने देने से मना कर दिया, जिससे कि राजा राम बहुत दुखी हो गया और घर पैसे न भेज पाने के कारण उसने ये कदम उठाया। वो बचपन से ही हम लोगों में सबसे होनहार था। हम लोग उसे साइंटिस्ट बुलाते थे। उसने साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल भी जीता था। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसने कोई नहीं किया था, लेकिन उसके टैलेंट को किसी ने नहीं पहचाना। हम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम लोग क्यों बिना वजह रो रहे हैं। यहाँ कोई बीटेक करके LIC एजेंट है, तो कोई अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है। हमारे क्लास का टॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट का ट्यूटर। किस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्या काम करते हैं, इसका कोई मेल ही नहीं है। जिसके बाद कोर्ट से बोलता है 15 साल के बाद मैं यहाँ आया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, सिर्फ तुम लोगों के लिए। यूके जाकर कोर्ट से अपना माइंड चेंज करता है और यूके का बिजनेस शट डाउन करके इंडिया में सेटअप करना चाहता है। इस डिसीजन में उनकी पत्नी शालिनी भी उसका साथ देती है। आगे जब कोर्ट से इंडिया शिफ्ट होता है तो वो उन्हीं मिनिस्टर से मिलता है जो उन्हें वर्ल्ड बिजनेस समिट में मिले थे, और वो उन्हें बिजनेस सेटअप करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट होने के बाद MP गोडसे से मीटिंग फिक्स करने को बोलता है और ये कहता है कि मेरे पास एक छोटा सीमेंट फैक्ट्री है, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए लगेंगे। जब गोडसे अपनी आर्मी को उस सीमेंट फैक्ट्री पे भेजता है तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा जमीन खाली पड़ा था। उसके बाद गोडसे उस MP से मिलने जाता है और बोलता है कि मुझ पे प्रेशर मत डालिए, मेरे पास एक राइट विजन है, मैं हजारों लोगों को जॉब देना चाहता हूँ, न कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ।
आपका इंटेंशन कुछ और है। मैं 100 करोड़ एक सूटकेस कंपनी को नहीं देना चाहता हूं, जो कि सिर्फ ऑन पेपर है, फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है। एमपी बोलता है अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को आधे पर ही रोकना होगा, जिससे कि गोडसे बहुत निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर गोडसे को कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए एक के बाद एक नोटिस आता है, जिसके बाद गोडसे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर से मिलने जाता है। वहां भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो चीफ मिनिस्टर से ही मिलता है, लेकिन सब एक ही थाली के बने हुए थे। उल्टा मेरी ही कंपनी में आग लगा देता है। उसके बाद कोर्ट से डिसीजन लेता है कि अगर ये लोग मेरा विजन को पूरा नहीं करने देंगे तो मैं भी इन लोगों के कालू करतूतों को पब्लिक के सामने लाकर रहूंगा। ना जाने इन लोगों ने मेरे जैसे कई लोगों के साथ ऐसा किया होगा। हजारों लाखों जॉब यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर के वजह से चली गई है। मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। फॉरेन बैंक बैलेंस, इनका जितना भी ब्लैक मनी है वो सब मैं पब्लिक के बीच में लाकर रहूंगा। जिसके बाद गोडसे अपने कुछ दोस्तों की मदद से उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है, जिससे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके सारे डाटा गोडसे के हाथ लग जाता है। कि उन लोगों के एक्चुअल में कितना प्रॉपर्टी है, ब्लैक मनी, कहाँ पे कितना पैसा है, किसके पास एक्चुअल में कितना एसेट है, फॉरेन में कितने बैंकों में पैसा है। वो सारा इंफॉर्मेशन गोडसे के हाथ लग जाता है। जिसके बाद वो इंफॉर्मेशन लेकर गोडसे गवर्नर के पास जा ही रहा होता है कि रास्ते में एक ट्रक उसके कार को धक्का मार देता है, जिससे कि उसका गाड़ी खाई में गिर जाता है और उसके सारे दोस्त उसी वक्त दम तोड़ देते हैं। लेकिन गोडसे बच जाता है। जब गोडसे किसी तरह से घर पहुंचता है तो वहां पुलिस पहले से ही मौजूद रहती है। ये सब देख गोडसे घबरा जाता है और वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। वो लोग बताते हैं कि इनके घर में चोरी हुआ है और इनकी वाइफ जो कि गर्भवती थी उनकी भी मौत हो जाती है। ये सब गोडसे के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद
चीफ जस्टिस बोलते हैं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया है जस्टिस के लिए वो भी गलत है। हमारे पास पावरफुल सिस्टम है और इसे चलाने के लिए हमारे पास संविधान है, जिसे कि गोडसे बोलता है, लेकिन हमारे संविधान कहाँ है सर? जब तक ऐसे पॉलिटिशियन हमारे देश में रहेंगे, अपने फायदे के लिए ये लोग हमारे सिस्टम को, हमारे संविधान को नीलाम करते रहेंगे। इसी तरह बेगुनाह लोग तड़पते रहेंगे और हमारी तरह लोग पैदा लेते रहेंगे। फिर गोडसे निजाम न्यूज मीडिया हेड से पूछता है, आपको तो बहुत शर्म हो रही होगी कि हमारे पास 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तुम्हारे चैनल में सीएम और पीएम का कितना शेयर है? पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उनके आदमी को धमकाने के बाद पता चलता है कि सभी को मिलाकर 69% है, जिसका मतलब है ये लोग जो चाहे न्यूज में दिखा सकते हैं। उधर इंडियन पुलिस फोर्स स्पॉट तक पहुंच जाती है जहां से गोडसे ऑपरेट कर रहा होता है, और इधर चीफ इलेक्शन कमीशन पूछते हैं, तुमने इन लोगों को जस्टिस के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे क्यों बुलाया है, वो भी लास्ट इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर के साथ? जिससे कि गोडसे बोलता है कि हमारे यहाँ एमपी एमएलए लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बिना किसी इंक्वायरी के आप इन्हें पार्लियामेंट में क्यों घुसने देते हैं? आप अपने नॉमिनेशन पेपर से किसी भी एक आदमी का नाम चुनिए और उसका प्रेजेंट एसेट और प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, जिससे कि इलेक्शन कमीशन मदेला अधिकेश भुल्लू के बारे में बताता है, जो कि बलभद्रपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, और इनका प्रेजेंट प्रॉपर्टी है ए हाउस इन ए विलेज, 3 acres ऑफ फार्मलैंड, 2 bedroom अपार्टमेंट इन सिटी, 120 ग्राम गोल्ड, और मूवेबल प्रॉपर्टी है एक एम्बेसडर और इनोवा कार। फिर गोडसे पूछता है, आप क्या करोगे जब मैं इसे गलत साबित कर दूंगा? चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, हम इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं। अगर इलेक्शन हो गया हो तो इनके विक्ट्री को भी कैंसिल कर सकते हैं और इनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। जिसके बाद गोडसे, जो कि पहले से ही सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ वहां मौजूद था, जिससे पता चलता है कि मदेला अधिकेश भुल्लू के पास 136 kg गोल्ड, 1400 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 18 शॉपिंग मॉल, और ये सब देख वहां मौजूद केशव राय भी बोलता है कि मेरे पास जो 7 गेस्ट हाउस है और 3 शॉपिंग मॉल जो मेरे नाम पर है वो भी इन्हीं का है। यही सच्चाई है जिससे गोडसे सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को टीवी पर लाइव कर देता है, जिससे कि डीएसपी बोलते हैं ऐसे सेंसिटिव मैटर को लाइव नहीं करना चाहिए। जिसे गोडसे जवाब देता है, हमारे संविधान में लिखा है कि इन सभी के बारे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप इसे सेंसिटिव मैटर कहते हैं।
पब्लिक को सच्चाई पता होना चाहिए। ये सब देख सीएम घबरा जाता है और तुरंत सारे टीवी चैनल को बंद करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद गोडसे बोलता है, क्या इस प्रूफ को मानेंगे और गवर्नर के पास इसे सबमिट करेंगे? उनकी इलेक्शन विक्ट्री को कैंसिल करेंगे? क्या आप उसे तुरंत अरेस्ट करेंगे? बोलिए हाँ या ना। जिससे कि चीफ जस्टिस बोलते हैं, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, जिससे मैं अपना ओपिनियन पब्लिक के सामने नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे ये बोल सकता हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो ये सब कुछ बहुत पहले ही हम लोगों को करना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। उधर वैशाली पुलिस ऑपरेशन को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता है और सीएम के ऑर्डर मिलते ही उस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी गॉडसे की कुछ हरकत पुलिस को पता चलता है, जो कि अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खाना ऑर्डर करता है। जिसके बाद वैशाली वहां से ऑपरेट करने लगती है। उधर एसपी को पता चलता है कि गॉडसे फिलीपींस आईपी एड्रेस से ऑपरेट कर रहा था, जो कि शहर में है। वो अब तक हम लोगों को बेवकूफ बना रहा था। उस लोकेशन तक पहुंचता है जहां की सभी किडनैप लोग मौजूद थे। वहां सभी लोग गॉडसे के ट्रैप में फंस जाते हैं और सभी लोगों को जान गंवानी पड़ती है। जिसके बाद गॉडसे सीएम ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसे हाई सिक्योरिटी को फेस करना पड़ता है। जिसके बाद वो खुद डायनामाइट लगाकर सीएम ऑफिस पहुंचता है। और बोलता है, अगर तुम क्या सही तो एक आवाज की तो ये उसको उतार दूंगा। तो कि जिसके पास पैसे होते हैं वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। उसी पैसे को कमाने के लिए मैं अपना गांव छोड़ा, अपना देश छोड़ दिया और दिन रात एक कर बहुत सारे बिजनेस किए, तब जाके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। और तुम लोग देश सेवा के नाम पर कुछ ही समय में बहुत सारे पैसे कमा लिए और लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। मिस्टर सीएम, व्हाट इज योर सैलरी? हमारे एक स्टेट को चलाने के लिए आपको कितना सैलरी मिलता है आफ्टर डिडक्शन? तकरीबन 3,05,000। एमपी गेट्स 2,83,000। एमएलए गेट्स 1,25,000। और कुल मिलाकर 5 साल में 1.83 करोड़ होता है। लेकिन आज कुछ अननोन पर्सन को यूज कर सूटकेस कंपनी यानी फेक कंपनी चलाते हो और 5 साल में 72,000 करोड़ तुम लोगों ने जमा कर लिया। जनता के सेवा के नाम पर तुम लोग पब्लिक को लूट रहे हो। तुम लोग इसी पैसे की ताकत को इस्तेमाल करके
न जाने कितने निर्दोष लोगों को सताया होगा, उसे मारा होगा। आज मैं तुम्हारे इसी दुस्साहस की वजह से यहाँ पर बैठा हूँ। तुम लोग इस बीच में न जाने क्या क्या बोलते हो। कोई बोलता है मैं 2 लाख नौकरी पैदा करूँगा, तो कोई बोलता है मैं 3 लाख जॉब दूंगा। तुम लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हो। मेरे जैसे कितने एम्बिशियस लोग, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, टू क्रिएट जॉब, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, उनके एम्बिशन को उनकी आंखों के सामने बर्बाद कर देते हो और उसमें आग लगा देते हो, जैसे तुम लोगों ने मेरे साथ किया। तुम लोगों का पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं है, इसलिए सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन ही पार्लियामेंट में जाना चाहिए। डिजर्विंग और डिसेंट मैन ही असेंबली में जाना चाहिए। एक जाबाज आदमी ही मेयर बनना चाहिए। एक सामाजिक आदमी ही गांव का मुखिया बनना चाहिए। तुम लोग इसमें बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हो। साफ चरित्र और उच्च विचार वाले ही यहाँ बैठेंगे, तुम लोग नहीं। जय हिंद।